अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इससे पहले कि हुकूमत अपोजिशन इत्तेहाद बनने की खबर सुनती, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने वाला वेन्यू ही नहीं रहा। यानी कि इस्लामाबाद में जिस होटल में कॉन्फ्रेंस होना थी, बुकिंग कैंसिल होने पर उसके दरवाजे ही बंद हो गए। फिर जैसे तैसे करके अपोजिशन रहनुमाओं ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना आइंदा का गैर हतमी सा लाहे अमल दिया, जिसके मुताबिक इलेक्शन 2024 में धांधली, निज़ाम अदल समेत मुल्की मसाइल की निशानदही की गई। इसके साथ साथ री इलेक्शन का मुतालबा भी दोहराया गया, लेकिन आगे का रोड मैप नहीं दे पाए। ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ताकतवर अपोजिशन इत्तेहाद तभी बन सकता है जब मौलाना फजलुर रहमान अपना सियासी वज़न उसके पलड़े में डालें। मगर मौलाना साहब अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस से दूर दूर ही रहे, क्योंकि वो तो आजकल सऊदी अरब में हैं। कहा जा रहा था कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। JUI की तरफ से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कॉन्फ्रेंस में वो शरीक हुए, वो आए ज़रूर, मगर उन्होंने अपोजिशन का जो मुश्तरका एलामिया था उस पर सिग्नेचर साइन करने से इनकार कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि एलामिया अपोजिशन का अपना है, JUI की हैसियत सिर्फ एक मंदूब की सी थी। यहाँ PTI का दावा यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मामलात आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है जल्द इत्तेहाद बन जाएगा। लेकिन कामरान मुर्तज़ा का यह मानना है कि PTI के साथ हमारे अभी तक इख्तलाफात बाकी हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, शायद जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ात कहते हैं, कुछ रहनुमा उन्हें मुतालिबात का भी नाम देते हैं कि JUI न सिर्फ अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही मांग रही है, बल्कि वो KP में सीट एडजस्टमेंट भी मांग रही है। अपोजिशन में ये डेडलॉक नाजरीन एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब हुकूमत अपने इत्तेहादियों को वजारतें दे रही है, वजारतें देकर अपने पैर पक्के कर रही है, मतलब अपना घर मजबूत कर रही है। MQM से मुस्तफ़ा कमाल समेत इमरान खान के पुराने साथी साबिक वज़ीर आला KP परवेज़ खट्टक और PTI के एक बागी MN मुबारक ज़ेब को भी काबीना का हिस्सा बनाया गया है। एक तरफ हुकूमत अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है, तो दूसरी तरफ खबरें हैं कि PTI को माली बहरान का भी सामना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के बहुत से मुलाजमीन को कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, जबकि फ़ंड्स पूरे करने के लिए कई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% कटौती कर दी गई है। ये खबर हैरान कुन इसलिए भी है कि PTI को पाकिस्तान में न सिर्फ मकबूल तरीन बल्कि अमीर तरीन सियासी जमात समझा जाता है। मुल्क के अंदर से और बाहर से इसे फंडिंग इकट्ठी होती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि ममनुआ फंडिंग का एक केस भी भुगत चुकी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। सवाल यह है कि पार्टी के अंदर माली बहरान की क्या वजूहात है? फंडिंग कम हो गई है या शेर अफजल मरवत वाली बात कि पार्टी में फंड्स की करप्शन बढ़ गई है? मैं बात करूंगी, मुझे सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब तहरीके इंसाफ के रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बप्पी साहब आपका। सबसे पहले जो अपोजिशन का 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस थी, हुकूमत इसमें आपको लगा कि बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा उनको खौफ था, उन्हें को ख़तरा उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने होटल इंतज़ामिया को कह दिया कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ना होने दें, दरवाजे बंद हो गए और इजाज़त नहीं मिल रही थी। ये इसको क्या कामयाब कॉन्फ्रेंस आप समझते हैं? जी, अच्छा, एक तो ये बताऊं जी, कल एक बहुत ही मतलब कल स्ट्रेंज किस्म का कल माहौल था। मतलब आप देखें, 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, सारी दुनिया को पता था, लोग भी बहुत सारे आए थे और एडवांस बुकिंग कराई गई थी। एक ऑपोजिशन ने अपना लाइमल देना था। मतलब इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में अगर ऑपोजिशन के चंद लोग इकट्ठे होकर एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर बात नहीं कर सकते, और वहाँ बात क्या होनी, सिर्फ आइन के वाले से बात होनी थी, तो वहाँ पे फिर क्या आज़ादी इजहार राय पे क्या बात हो सकती है? और जिस तरीके से उन पे FIR दर्ज की गई, होटल वालों को धमकाया गया, ताले लगा दिए गए, लेकिन चले वहाँ पे आ गए। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब सारा कुछ हो रहा था उस वक्त एक ऐसा खौफ सा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि जो लोग बाहर रह गए थे, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो लोग बाहर रह गए थे होटल पे, वहां को उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने उनको वहां से घसीटा शुरू कर दिया कि भाई तुम लोग होटल के बाहर क्या करना है। सो बट एनी हाउ हमने ये मैनेज कर लिया। बट दैट रेजेस क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान वाकई जमहूरियत है? क्या यहाँ पे रहने वाले लोगों को, लेकिन हुकूमत तो मानती नहीं है कि सब कुछ उनके कहने पे हुआ है। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म के पास इतना टाइम थोड़ी है कि अब इस चीज़ के लिए वो वक्त निकालें और सोचें कि अपोजिशन क्या कर रही है। वज़ीर आज़म के पास बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं है। वो तो जिनके पास टाइम है, वज़ीर आज़म तो खुद उनके इशारे पे घूमते फिरते हैं। इट डजंट मेक ए डिफरेंस, बट द पॉइंट रिमेंस, जो भी कर रहा था
जिनकी भी ये कुटपतली है या जो भी जिनके भी हाथ में इनके स्ट्रिंग्स हैं, जो भी इसको हिला रहे थे, या किसी को ये ग्रेस मैटर करती थी कि आप इस तरह का मामला करें? मतलब अचकज़ई साहब, शायद खकान अब्बासी साहब, हमारे पीटीआई की लीडरशिप, सारे वहां पे क्या बात करने आ रहे थे? लेकिन खैर सारी दुनिया ने तमाशा देखा, अल्टीमेटली उसका नतीजा जो है कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे दिया, आने वाले दिनों में चीजें और भी चलेंगी। बट एक चीज से मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। आपने कहा क्या मौलाना के बगैर या अपोजिशन में इत्तेहाद इतना नहीं था? अगर इस्लामाबाद में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी के साथ भी करने आए, अगर गवर्नमेंट ना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट का एजेंडा होता है। इस्लामाबाद की टेरिटरी में क्या ये अच्छा होता कि हम ये जाके पेशावर में कर देते? फिर आप इसको कैसे रेट करते हैं कि क्या एक ऐसी ऑपोजिशन है जो इस्लामाबाद में? लेकिन ये आप तो मानते हैं ना कि तगड़ा अलायंस मौलाना साहब की जब तक शमूलियत, उनकी जमात की शमूलियत नहीं होगी, इसको एक तगड़ा अलायंस नहीं कहा जा सकता। मौलाना की इतनी वैल्यू है कि जब मौलाना ने नए इलेक्शन का मुतालबा किया था, जब असद कैसर के साथ मिले थे, अगले दिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है ना उनके घर उनको मिलने के लिए चले गए। तो आप उनकी इतनी तो इंपॉर्टेंस समझते हैं ना कि वो इलेक्शन का मुतालबा करें या हुकूमत पर तनकीद करें तो हुकूमत इकट्ठे लोग होना शुरू हो जाते हैं उनके घर पे आके। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मौलाना एक ज़ीरक सियासतदान है, उनकी अपनी स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस है, उनका अपना वजन है, कद काट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बट दैट डजंट मैटर कि हमारे पास नहीं। अब मिसाल के तौर पे अगर हम 24 नवंबर को या 25 को जितने लोग लेके आए थे, इसके अगर 10 गुना भी लेके आए थे, जब स्टेट आ जाए आपके सामने और वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कल अगर वहां पे स्टेट रिएक्ट कर रही थी या रिस्पॉन्ड कर रही थी तो वहां मौलाना साहब या कोई भी आता तो उन्होंने यही कुछ कर रहा था। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अल्टीमेटली पीटीआई अपनी एक स्पेस रखती है, हमारा अपना एक वजन जरूर है। यकीनन इसमें मौलाना की वजह से उसमें एस्केलेट जरूर कर जाएगा। हमारी जो पावर जो वैक्यूम है उसको फिल करने मौलाना का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और ईद के दिनों, ईद से पहले आप देखेंगे मौलाना जैसे सऊदी अरब से वापस आएंगे। मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये जो आपने डिमांड्स बताई हैं गवर्नमेंट के हवाले से, उनकी कोई रिजर्वेशंस के हवाले से, मौलाना ने कुछ रिजर्वेशंस का इजहार जरूर किया है। वो सेनेटर कामरान मुर्तजा और अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने असद कैसर साहब से मुलाकात की और उनको पैगाम दिया, जिनको उन्होंने कहा जी मैं खान साहब से बात करके आपको उसकी वापसी दे दूंगा। देखिए हमारा एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल आपस में जो पास्ट है कोई इतना मुनासिब नहीं रहा, कोई इतना पॉजिटिव नहीं रहा। हम बड़े शदीद किस्म के पॉलिटिकल राइवल्स रह चुके हैं, लेकिन उस राइवलरी को क्रॉस करते आज हम किस जगह पे आ चुके हैं। आने वाले दिनों में इस राइवलरी को और कम किया जाएगा। हमने 26वीं तरमीम से इनसे 3 मुलाकातें भी की थी और इंशाल्लाह देखेंगे। देखिए एजेंडास हर बंदे के डिफरेंट है। हमारा एजेंडा उनसे डिफरेंट है। अल्टीमेटली हमारा एजेंडा पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, हमारा एजेंडा मैंडेट भी है, हमारा एजेंडा फरवरी 8 का इलेक्शन भी है और उसके बाद 26 नवंबर भी है। मौलाना का ऑब्वियसली मैंडेट भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है। सो हर जमात जो जिस हिस्से से ताल्लुक रखती है उसका अपना एक एजेंडा होगा। लेकिन जेयूआई के लोगों का अभी भी ये कंसर्न है ना, वो कहते हैं कि जो फासले हमने कम किए थे वो अब और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब के साथ चलना मुश्किल लग रहा है तहरीक इंसाफ के इस अलायंस में उनके साथ। वजह बताता हूँ उसकी वजह देखिए क्या इस वक्त पार्टी जो अपोजिशन का जो मैस है वो बड़ा हो रहा है। इससे पहले हमारे साथ क्या अचकज़ई और मेगल साहब मौजूद थे और हम थे। अब हमारे साथ जीडी भी आ चुकी है। हमारे साथ जो सिंध की जमात जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं वो हमारे साथ चलना शुरू हो गई। कुछ दिनों में बलूचिस्तान के दोस्त भी ज्वाइन करेंगे, आपको और भी इलाकों से लोग ज्वाइन करना शुरू करें। अब हर जो जमात आ रही है उसका अपने 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 एजेंडा है। मिसाल के तौर पर देता हूँ कि सिंध से अगर जीडी आई है तो इस वक्त सिंध का सबसे बड़ा इशू पंजाब की 5 नहरें। अब अल्टीमेटली वो हमारे एजेंडे का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह दो जो बलूचिस्तान से आई उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कि क्वेटा से बाहर, क्वेटा कैंट से बाहर स्टेट की रेट खत्म हो चुकी है। वो अपने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात करेंगे। सो जो केपी से आएगा उसका इन तमाम एजेंडास को कन्वर्ज करके जब हम एक नेशनल करेक्ट नेशनल एजेंडा बनाएंगे ऑपोजिशन का, ये इसमें टाइम लगेगा। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। उसमें फिर लॉ एंड ऑर्डर भी होगा, उसमें मैंडेट भी होगा, उसमें नवंबर 26 भी होगा, उसमें खान साहब के केसेस, हर चीज को कवरेज दी जाएगी और एक कंसेंसस का डॉक्यूमेंट बनेगा। यकीनन पहले दिन ना जमीयत उलमा इस्लाम इस पे राजी होगी और बाकी दोस्त भी नहीं। सो इसको लेकिन कामरान मुर्तजा साहब तो ये भी कहते हैं कि पीटीआई के साथ सड़कों पर भी आने का उनका कोई इरादा नहीं है। अच्छा देखिए ये बात तो आज है ना, जो भी जमात आज आ रही है यकीनन वो जीरो से शुरू कर रही है। वो पहले यकीनन पार्लियामान में जाएंगे, वो निगोशिएशन करेंगे, वो बात करेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे नो मैं इसके ऊपर बातें होंगी। अल्टीमेटली जब सारी ऑप्शन एग्जॉस्ट हो जाएंगी उस वक्त फिर सारी जमातें हमारी तरह, जिस तरह हम अपनी सारी ऑप्शन एग्जॉस्ट कर चुके हैं इस गवर्नमेंट के साथ, हमें पता है इनके साथ बात करने में अब कोई बेनिफिट नहीं है। जब सारी जमातें अपनी इस ऑप्शन को एग्जॉस्ट कर लेंगी, जब वो समझेंगी कि आप स्ट्रीट में आना है, हम भी उनके साथ उस वक्त निकले। हमें भी कोई खास इतनी जल्दी नहीं है। अल्टीमेटली जब हम सारे इकट्ठे चले तो हम चाहेंगे सफर उनकी जो मंशा
को भी साथ लेके ठीक है, अगर वो साथ चलना चाहते भी हैं, लेकिन जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस थी उसके एलामिये पे मौलाना साहब की टीम ने, जो 2 लोग आए थे, कामरान मुर्तज़ा साहब भी थे, उन्होंने सिग्नेचर्स क्यों नहीं किए मुश्तरका एलामिये पे? ये पहले दिन से ये फाइनल था, इसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक उन्होंने सरप्राइज दिया हो। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना साहब के बिहाफ के ऊपर जो पैगाम असद कैसर साहब को दिया था, उन्होंने कहा था पहले हमें इन सवालात के जवाब चाहिए, जो भी उन्होंने बात की होगी। वो अल्टीमेटली मैं बात ऑफिशियली ऑनर नहीं करूंगा, वो असद कैसर साहब खान साहब के पास जाएंगे, बातचीत होगी, उसका जवाब आएगा। अल्टीमेटली जब क्या कुछ मुतालबात रखे हैं, कुछ डिमांड्स हैं? मुतालबात I think मुतालबात will be an unfair word to use for it। मैं सजेस्ट करूंगा कि उनके जो रिजर्वेशंस हैं या उनके जो ख्यालात हैं इस पूरे प्रोसेस के हवाले से, उन्होंने कहा जी इसको कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर जो उनकी पूरी एक माइंडसेट है, उन्होंने अप्लाई करके बताया कि मुझे इन सवालात के जवाब चाहिए। वो अल्टीमेटली जब खान जवाब देंगे उनको पता चल जाएगा, देन मूव अहेड विद दैट। सो ये कोई ऐसा सरप्राइज नहीं था। मौलाना ने पहले दिन कन्वे कर दिया था, मैं वैसे ही सऊदी अरब जा रहा हूँ, उन्होंने हफ्ता या 10 दिन के बाद आना था। अल्टीमेटली तब तक ये सवालात के जवाब भी आ जाएंगे, मौलाना साहब की जाएगी, और 10वें रोजे के बाद चीजें फिर आपको मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई में और करीब तर होती नजर आएंगी चीजें। बिल्कुल सही। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में कोई नई चीज़ तो नज़र नहीं आई, कोई स्ट्रैटेजी देने में, कोई लाहे अमल देने में इस कॉन्फ्रेंस में हमें नहीं लगा कि कोई नेक्स्ट रोड मैप हमें नज़र आया हो कि अगर ये मुतालिबात ना माने गए तो ये जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस है ये करने क्या जा रहा है। ठीक है, 8 फरवरी के इंतखाबात का जिक्र है, मुल्की मसाइल का जिक्र है, निज़ाम अदल की बात की, 26 फ़ैनी तरमीम के बाद जिस तरह अदालती सिस्टम का जो हाल था, जो बिगाड़ा गया, उसका जिक्र, सब जिक्र है, लेकिन रिजर्वेशंस हैं, उसका हल क्या है उस पर बात नहीं की। करेंगे क्या, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है, वो मेंशन नहीं था। देखिए बीबी शादी बीबी अभी बहुत इनिशियल स्टेज में, अभी आप देखें ना कि ये पहली मीटिंग है जिसमें ये तमाम जितने नए हमारी पार्टी जिन्होंने हमारे साथ शमूलियत की है, जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, जिसमें मेरे ख्याल में अब्बासी साहब भी शामिल थे पहली दफ़ा, जिसमें GDA के दोस्त फहमीदा मिर्जा आप अभी वहाँ पे उसमें आई थी, ये दोस्त पहली दफ़ा प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए। अभी ये पहली नशिस्त थी जिसपे इकट्ठे बैठ के बातचीत शुरू हुई है। अगर आप देख लें कि हमारी जो लीडरशिप है वहाँ से 1 हफ्ता पहले तो पीर पगारा साहब से जाके मिली है, तो इट्स टू अर्ली कि आप पहले दिन ही आके चीज़ों, अभी हर पार्टी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जी हमारा ये माइंड है। अभी ये दोस्त बैठेंगे बैक चैनल में कहीं पे, जो इनके हमारे जो अपने जो ग्रुप्स हैं वो आपस में डिस्कशन करेंगे और अल्टीमेटली एक एजेंडा आएगा। मैंने जैसे आपको पहला कहा, हम अपनी तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके हैं, यानी कि हमें पता है कि पार्लियामान में इनके साथ निगोशिएशन मुज़ाकरात का नतीजा कोई नहीं। हम देख चुके हैं कि अल्टीमेटली इस वक्त की गवर्नमेंट किसी तौर पर हमें कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है और हमारे जो पोलिटिकल प्रेशर है वो ऐसे ही भुगतते रहेंगे। लेकिन जो नए दोस्त हैं वो अल्टीमेटली तमाम ऑप्शंस को एक दफा देखना चाहेंगे। जब उनके तमाम एजेंडाज, उनकी जो माइंड है, जब तक वो अप्लाई करके चीज़ों को किसी एक जगह कन्वर्ज कर लेंगे तब अल्टीमेटली उसमें से रिजल्ट निकलेगा। लेकिन ये पहले नशिस्त में ये कहना कि जो उसमें से कोई स्ट्रैटेजी निकलनी चाहिए थी, आई मीन इट वाज टू अर्ली फॉर इट टू कॉल इट कि जी आप अभी से स्ट्रैटेजी है, आने वाले दिनों में यू विल सी इट कि उसमें से एक जॉइंट स्ट्रैटेजी आएगी। सही। अच्छा, फाइनेंशियली तहरीके इंसाफ को फंड्स की कमी हो रही है क्या? जो मुलाजमीन की तनख्वाहों पर 50% कटौती की जा रही है, मुलाजमीन नाराज़ हो रहे हैं, जबकि तहरीके इंसाफ को मोस्ट फंडेड पार्टी कहा जाता है, ओवरसीज़ का एक बहुत बड़ा हाथ है, लोग बहुत ज़्यादा फंडिंग करते हैं, तो ये हालात ख़राब क्यों हो रहे हैं तहरीके इंसाफ के? या फिर शेर अफजल मरवत वाली बात के फंड्स जो है ना वो करप्शन की नज़र हो रहे हैं? पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगी, देखें आप कितने कंसर्न पाकिस्तानी सिटीजन है कि हमारी पार्टी के इंटरनल कहीं पे तनख्वाह भी अगर हमारी कहीं चीज कमी बेशी हुई है तो वो नेशनल टॉक शो का हिस्सा है। इतना रेलेवेंट इमरान खान, चलिए आप इसको जिस मर्जी सेंस में ले लें, लोगों को तनख्वाहें आदि मिलेंगी, चाहे वो मीडिया का है, कोई भी, हम तो बात करेंगे। पहली बात करप्शन तो की बात आप है, जमात है जिसने अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था, हमारे अकाउंट्स को फैक्ट के चक्कर में बंद कर दिया गया। आपको अंदाजा है कि हमारे जो पुराने सेक्रेटरी जनरल साहब थे असद उमर साहब, जैसे भी गए तो सिग्नेचर अथॉरिटी उनके पास थी, फिर उमर यूब साहब के पास आई, अचानक उन पे भी इश्यूज बन गए, फिर ECP हमारा केस चला गया,
पार्टी को पार्टी नहीं माना जा रहा था, तो इश्यूज अकाउंट्स के फ्रीज होने की वजह से आया था। लेकिन हैविंग सेड दैट, करप्शन के एलिमेंट की तो चक्कर ही कोई नहीं था। मतलब इशू सिर्फ ये था कि वो दरमियान में जो फिस्कल डेफिसिट आया था, वो ये पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है कोई कमीशन से चलती हो, लोगों से करप्शन के पैसे से चलती हो कि मैंने उसका काम कर दिया और 50 करोड़ अकाउंट में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी एक वाइट कॉलर जो जिस तरह पार्टी होती है, मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कारकुन ने, मेरे जैसे कारकुन ने, बहुत सारे पार्लियामान MNA MPs ने अपनी तरफ से फंडिंग करके हमने अपना जो फंड इकट्ठा किया, और जितनी जो पिछले फंडिंग रुकी हुई थी, हमारे जो वर्कर्स थे, जो लोग काम कर रहे थे, मेजॉरिटी की पेमेंट्स हो गई है। कुछ का इशू ये था कि कईयों की, आपको पता होगा कि हमारा दफ्तर बंद किया गया था। दफ्तर बंद करने के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लिए गए थे, जो कि उस वक्त FIA उठा के ले गई थी, और पता नहीं कौन कौन सी एजेंसीज आई थी, जो लैपटॉप हमारे पास रिकॉर्डिंग का, तो वो सिर्फ रिकॉर्ड को मजबूत किया जा रहा है। एक दफा वो निजाम मुनज़्ज़म हो जाए, लोगों का अंदाजा हो जाए कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना क्या सिस्टम है, तो उनको पे कर दिया जाएगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं। पेमेंट हमारे फंडिंग की कमी नहीं है, नहीं, कोई फंडिंग नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इस वक्त कम से कम 350 से 400 मेंबरान हैं, जो मेंबरान पंजाब असेंबली है, सिंध असेंबली है, बलोचिस्तान KP के MNA सेनेटर्स हैं। मतलब वो सारी तनख्वाहें ले रहे हैं, और हम ये समझते हैं ये पार्टी हमारी पार्टी है, हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना है, हम कंट्रीब्यूट करके इस पार्टी को चला भी रहे हैं। ऐसा कोई किसी जगह इशू नहीं है, ना कमी का। सिस्टम का था प्रॉब्लम कि जब हमारा दफ्तर वो रैंसैक किया गया, उसके शीशे तोड़े गए, हमारा रिकॉर्ड उठा के ले गए। बहुत सारे दोस्त हैं जो पिछले एक डेढ़ साल से दफ्तरों में शायद नहीं आ रहे थे, इस वजह से थोड़ा इशू बना था। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब और फिरदौस शमी नकवी साहब दोनों इस इशू को देख रहे हैं, बैरिस्टर गौर भी इसके ऊपर है, एंड आने वाले दिनों में कोई अगर कोई बैलेंस पेमेंट सब क्लियर हो जाए। करप्शन को तो सवाल ही पैदा नहीं होता जी, मतलब इसमें क्या करप्शन हो, तनख्वाहों के अलावा हमारा तो कोई खर्चा है ही कोई नहीं। अच्छा बप्पी साहब, इसके अलावा क्या जो बानी PTI के कारकुनान को ये इंस्ट्रक्शंस क्या ये दी हैं कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को जो है ना वो फॉलो करें, उनकी हिदायत पर अमल करें, स्पेशली उनके साथ कोऑपरेट करें, ताउन करें? तो ये ख़ास इंस्ट्रक्शंस क्यों आई हैं? क्यों कोई ताउन नहीं कर रहा था? अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि इंस्ट्रक्शन कब आई है, लेकिन अगर ऐसी इंस्ट्रक्शंस तो जनरली होनी भी चाहिए। मतलब वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, ही इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इस वक्त KP के, तो अल्टीमेटली इंस्ट्रक्शंस बाय डिफॉल्ट ऐसी इंस्ट्रक्शंस तब दिए ना जब खान साहब को ये बात पहुंची होगी कि कोई भी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ लोगों का रवैया ठीक नहीं है, या कारकुनान का उनकी कोई सुनता नहीं है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो इंस्ट्रक्शंस दी ना। मेरे नॉलेज में ऐसी को खास इंस्ट्रक्शन पिछले एक हफ्ते 10 दिन में अगर आई है तो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शन जनरली मौजूद है। मतलब इसमें देखिए, एक थोड़ा सा आपके मुझे अंदाजा हो गया कि आप किस एंगल से आ रही हैं। जिस वक्त जुनैद अकबर साहब को वहां पे सूबाई सदर मुकर्रर किया गया, तो शायद एक परसेप्शन बिल्ट हो रही थी कि शायद पार्टी में कोई रेवलरी है। खान साहब का मकसद ये था कि हुकूमत जो लोग कर रहे हैं वो अलग होना चाहिए, और जिन लोगों ने तंजीम चलानी उनका अलग चले। और ये अभी नहीं, 2018 में भी ऐसे हुआ था कि उस वक्त भी खान साहब ने कहा था कि जो लोग तंजीम चला रहे हैं वो हुकूमत का हिस्सा नहीं होने चाहिए। यही चीज KP में की, इस वजह से शायद परसेप्शन बिल्ट हो गया कि शायद ऐसा। तो अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन लेटेस्ट आई है मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज खान साहब की इंस्ट्रक्शन वैसे ही है कि अली अमीन क्योंकि हमारा लीडिंग फिगर है, हमारा ब्रांड है, वहां पे हमारा फेस है पार्टी का, तो ही शुड ऑलवेज बी केप्ट, मतलब उनको हमेशा लीड पोजीशन में रखा जाएगा। और जुनैद अकबर अब क्योंकि तंजीम चला रहे हैं, सो तंजीम के जितने इशूज हैं वो सारे जुनैद चलाएंगे। सो पार्टी बेसिकली जो एक चैनल क्रिएट किया गया, उसकी इंस्ट्रक्शन बड़ी क्लैरिटी के साथ खान साहब ने दी, और किसी किस्म का कोई भाव किसी को नहीं है जी मेरे ख्याल में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अब्बास बप्पी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले एक साल से अपोजिशन इत्तेहाद बनाने के मिशन पर है। PTI ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के बाद महमूद खान अचकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी को साथ चलने पर मनाया, मगर PTI को इंतज़ार है तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ चलने का, जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस में JUI ने एज पार्टिसिपेंट तो शिरकत नहीं की, बल्कि एज एन ऑब्जर्वर वो शरीक हुए और एलामिये पर साइन भी नहीं किए, जिसका ज़ाहिर है सीधा मतलब ये होता है कि वो शायद एलामिये से इत्तफाक नहीं करते। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि मुश्तरका एलामिये में वो सब बातें हैं जो JUI पिछले एक साल से कर रही है, तो फिर एलामिये पर साइन करने से इनकारी क्यों?
ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस पर पीटीआई और जेयूआई में डेडलॉक सा है, या जेयूआई इस बार सियासी महाज पर शायद सोलो फ्लाइट लेना चाहती है। एक तरफ पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ये दावा करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेयूआई फे का ये मानना है कि जो फासले कम हुए थे वो दोबारा बढ़ते नजर आ रहे हैं। तर्जुमान जेयूआई असलम गौरी तो यहाँ तक कहते हैं कि ईद के बाद तहरीक शुरू करने का ऐलान इमरान खान ने किया, हम उनके हुक्म के पाबंद नहीं। उनका ये भी कहना है कि जब मुकम्मल एतमाद होगा तभी इत्तेहाद बनेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि पीटीआई और जेयूआई करीब आते आते दूर क्यों होते जा रहे हैं? अपोजिशन इत्तेहाद में बड़ी रुकावट क्या है? एतमाद साजी है या मामला कुछ सियासी लेन देन का है? क्योंकि पिछले चंद दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जेयूआई अलायंस में शामिल होने के लिए पीटीआई से कुछ मांग रही है, लेकिन पीटीआई ने अभी तक हाँ या ना नहीं की है। ये सारा मामला है क्या? इसी पर असलम गौरी साहब जेयूआई के तर्जुमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब आपका। असलम गौरी साहब, तहरीक इंसाफ तो मामलात में बेहतरी की बात करती है कि मौलाना साहब के साथ मामलात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जो फासले कम हुए थे वो और बढ़ रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि सड़कों पर इनके साथ निकलने का कोई इरादा नहीं है। ये मामलात आगे चल क्यों नहीं रहे हैं पीटीआई के साथ? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में अपनी पार्टी की तरफ से जवाब दे सकूँ इस मामले की। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम किसी किस्म की हमारी पीटीआई के साथ ना हमें किसी होने की ज़रूरत है, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब की किसी इत्तेहाद की ज़रूरत है, ना कोई अपोजिशन लीडर की ज़रूरत है, ना हमको हुकूमत में कोई हिस्से की ज़रूरत है। ये चीज़ें हमारे लिए मानी नहीं रखती, इसलिए कि ये तो जिस तरह दिया शहबाज शरीफ साहब अभी हलफ नहीं उठाया था प्राइम मिनिस्टर का, वो खुद चल के आए थे मौलाना साहब के घर पर। उन्होंने कहा था मैं आपको हुकूमत में लेना चाहता हूँ, और आज तक उनकी तरफ से जो ये ऑफर अभी तक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, लेकिन हमने अपने असूलों पे जो है हुकूमत में जाने से मना किया था। दूसरी बात यह कि अपोजिशन लीडर के बारे में बात कर रही है, तो हम 8 आदमियों के साथ अपोजिशन लीडर बने और 90 जब चाहे हमें कान से पकड़ के आगे पीछे करते रहे, तो मौलाना फजलुर रहमान इस किस्म की सियासत नहीं करते हैं। और रह जाए छोटे मोटे सूबों की वजाहतें और ये वो, ये हमारी सोच नहीं है। हमें पता है कि पीछे के हालात क्या हैं और उसका मलबा कौन अपने कंधों पर डलवाना पसंद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग कुछ मांग नहीं रहे हैं तो फिर कामरान मुर्तज़ा साहब ने मेरी प्रोग्राम में कहा था कि अब जवाब तो पीटीआई ने देना है, तो जाहिर है कुछ पूछा है या कुछ मांगा है? मैं ये कह रहा था, मैं ये करना चाहता हूँ। तो हमारे पीटीआई के दरमियान में 15-16 साल का एक बड़ा फासला है, और उसके दौरान में बड़े तल्ख आपको पता है बातें भी हैं और तल्ख चीजें भी हैं, और तलखियाँ इतनी ज्यादा थी कि आप सोच नहीं सकते थे, हम एक दूसरे का नाम नहीं ले सकते थे। पिछले 1-1.5 साल की कोशिशों से हम उस तलखी को नीचे लाए, हमने कम किया उस तलखी को। अब कम से कम हमारे कारकुन एक दूसरे के खिलाफ ना मीडिया पे लिखते हैं, ना कि सोशल मीडिया पे, वो चीज़ नहीं है जो इससे खबर थी। और पहले तो यह था कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं हमारे कारकुन करते थे, हम उस मामले को बहुत किया, नीचे गए, कूल किया। लेकिन थोड़ा सा एक तो ये कि हमारे और पीटीआई के दरमियान में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो जो तहफ़्फ़ुज़ात हमने इनके सामने रखे थे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है उससे अब 2 रुकनी कमेटी बना देते हैं। ये जेयूआई से कामरान मुर्तज़ा साहब थे और असद कैसर साहब पीटीआई की तरफ से थे, और हमने उनसे कहा था कि इसको दोनों हजरात बैठ जाएं और बैठ के मसला हल करें। लेकिन मेरी कल तक की इत्तला के मुताबिक, बल्कि आज तक की इत्तला के मुताबिक, कामरान मुर्तज़ा साहब ने आज से कुछ 10-12 दिन पहले जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे असद कैसर साहब को, और उन्होंने कहा था कि मैं बानी पीटीआई से बात करके आपको बताऊंगा, तो हमें बिल्कुल अभी तक उधर से कोई जवाब और रिस्पॉन्स नहीं आया। एक तो हमारे उनके दरमियान में ये चीज जो है, ये थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी है। जी, दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि 26वीं आईनी तरमीम में हमने पीटीआई के कहने पे कामा और पुल स्टाफ तक तब्दील करवाए। हाँ। ये जो कहते हैं ना कि आईनी बेंच हमारी प्रपोजल नहीं थी, ना हुकूमत की प्रपोजल थी। हम तो वैसाखी जमहूरियत, वो तो अलग ऐलान कह रहे हैं कि हमने कोई सपोर्ट नहीं किया मौलाना को 26वीं आईनी तरमीम पर। वही यही तो मैं कह रहा हूँ ना। अब जब आखिरी वक्त तक हमारे दरवाजे पे खड़े होकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके पास इसकी वीडियो होगी, उन्हें निकलवा लीजिएगा। जी जी जी, क्या है
उसके बाद पार्लियामेंट में उनके जुमले क्या थे। तो ये वो चीज है कि जिसको मैंने ये अल्फाज कहे कि अब हम शायद 1 साल में जो चीज आए थे वो दूरियां बढ़ना शुरू। तो इसका मतलब है ऐसे ट्रस्ट डेफिसिट के साथ तो आगे बढ़ना मुश्किल है कि एक पार्टी जब एक तरमीम में सपोर्ट कर रही है और बाद में अलग ऐलान कह रही है कि हमने तो कोई सपोर्ट नहीं किया था, तो ये तो एक यू टर्न लेने वाली बात है ना। तो मुस्तकबिल में तो वो और इस तरह कर सकते हैं। देखिए ना, हमें ये आखिर दिन ये कहा गया कि मामला तब ठीक हो गया, अब हमने अपने बानी पार्टी से हमने अप्रूवल लेनी है, तो उसके लिए हमें टाइम ले दें। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, हमने कहा भी हमारे इनसे मामला तय हो गए, आप इनको टाइम दे दें ताकि ये बानी पार्टी से इनका वफद मिल ले। लेकिन किसी वजह से फर्स्ट डे नहीं मिल सका, तो सेकंड डे फिर हम मौलाना साहब ने मजबूर किया उनको, खुद वज़ीर दाखिला को भी कहा, बिलावल साहब को भी कहा कि ये टाइम लेके दो। फिर उसके बाद उनको टाइम लेके दिया, वो गए, उनसे मिले। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ जरूर करूंगा कि अगर उनको ये तरमीम पसंद नहीं थी तो पानी पीछे से किस चीज की अप्रूवल लेने गए थे? वहाँ क्या था जिसके लिए 2 दिन इंतजार करते रहे? सारे मामला हमसे तय किए हैं, बल्कि एक मामला तो यहाँ तक भी था कि जिस वक्त आजम नजीर तारड़ साहब इस तरमीम को पार्लियामेंट हाउस में पेश कर रहे थे, तो उस वक्त जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने कामरान मुसा को मैसेज किया कि भाई देखो इसमें मसला गड़बड़ हो रहा है। फिर कामरान साहब गए और अपोजिशन लीडर के कमरे में गौहर साहब से मिले और उस वक्त कुछ चीजें उन्होंने ठीक करवाई, वो हमने दोबारा आके आजम नजीर तारड़ साहब से ठीक करवाई। हमने तो इस हद तक इनके साथ कोऑपरेट किया, इस हद तक लेके गए। और फौजी अदालतों का मामला था, बहुत सी मामला थे। आप देखिए 56 में से 34 क्लासेस जो है वो हमने डिलीट कराई हैं और खुद पीटीआई वाले हवास वास्तव से उसको देखते हैं। और पीटीआई को तो किसी भी सतह पे हुकूमत ने एतमाद में लिया, हम ही थे उनको एतमाद में। तो अभी जो बातचीत चल रही है आप लोगों की, जाहिर है बातचीत के तो दरवाजे बंद नहीं हुए हैं ना, जाहिर होते हैं, तो क्या आप लोग ये पूछ नहीं रहे हैं कि आप लोगों ने तो साथ दिया हम लोगों का? वीडियो जाहिर है हम लोगों के पास भी हैं, मीडिया भी दिखाता रहा है कि कैसे बाहर आके सपोर्ट करते थे और मौलाना की बड़ी तारीफ़ें करते थे कि मौलाना का बड़ा अहम और बड़ा पॉजिटिव रोल है, इमरान खान के मैसेजेस दिया करते थे। तो अब आप ये लोग सब क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमने इनसे बार बार ये कहा है, अब भी वो यही कहते हैं कि खान साहब यही कहते हैं, खान साहब यही चाहते हैं कि मौलाना साहब और हम इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर तहरीक चलाएं। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये अभी जुम्मे 8 दिन की बात मैं कर रहा हूँ, अगर इतनी बड़ी हमने स्टेप लिया और इनकी वजह से 1 महीने तक मुज़ाकरात किए और सारी चीज़ें हुकूमत से मनवाई, और इसमें अगर 34 क्लासेस जो डिलीट हुई है कोई लंबा प्रोग्राम हो, तो मैं आपको बताऊं कि वो सारी की सारी इनके गले में थी, इनको उसका फ़ायदा मिला और फौजी अदालतों से इनको फ़ायदा मिला और दीगर बहुत सी चीज़ें थी जिनसे इनको फ़ायदा मिला और उन्हें फ़ायदे उठाए। मैं फिर वही कहूँगा कि आईनी बेंच इनके ख्वाहिश में बनाया गया, कोई भी नहीं चाहता कि आईनी बेंच बने। तो ये सब फ़ायदे उठाने के बाद आज वो कहते हैं 26 मई तरवीर से तो बड़ा बहुत जुल्म हो गया जी, और हम नहीं चाहते कि बात सुने। ठीक है, अब जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें आप लोग एज अ पार्टिसिपेंट नहीं थे कि ज़ाहिर है जो इसमें सब इकट्ठे होकर बैठते हैं, मुश्तरका एलामिया होता है, सबके सिग्नेचर्स होते हैं, आप लोगों ने सिग्नेचर्स नहीं किए, जिससे तासुर ये मिला कि आप उसका हिस्सा नहीं थे। नहीं, देखिए बात यह है कि एलामिया में बेशक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तकरीबन 80% कह सकती है, 90 भी कह सकती है, जो मेरी ही ख्वाहिशात के मुताबिक है, जो मैं 2018 से लेकर चल रहा हूँ, आज नहीं। 2018 में पीटीआई कह रही थी बड़े साफ और शफाफ इंतखाबात में, तो हम तो उस वक्त भी कह रहे थे इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं है, और आज पीटीआई मेरे साथ खड़ी है कि कह रही है कि साफ और शफाफ नहीं है। तो क्या ये तो मेरा ही मुतालबा था और मेरे ही कहने पर सारा कुछ हो रहा है। ये तहरीक भी मैंने चलाई हुई है, मैंने तो फरवरी से इस वक्त तक वो 8 या 9 मिलियन मार्क्स कर चुका हूँ और नेक्स्ट इंशाल्लाह इस्लामाबाद के करेंगे या इस्लामाबाद में करेंगे, वो इसके बाद भी हम इंशाल्लाह। वो बात ठीक है, लेकिन आप इसमें साथ क्यों नहीं है उनके? लेकिन बात वही है कि जब तक हमें पीटीआई और हम एक उस वक्त तक नहीं बैठ सकते जब तक हमारे इनसे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सकते। हम तो पिछले तहफ़्फ़ुज़ात को रो रहे थे, ये जो नया इन्होंने सोचा छोड़ दिया है 26 यानी तरमीम वाला, तो इसके बाद तो हमारे इनके फासले बढ़ गए हैं। JUI के तर्जुमा, बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कहा जाता है कि लंदन और न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं उनके सदर और वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा बाइख्तियार होते हैं, क्योंकि उनके पास निचली सतह पर ही अवामी मसाइल को हल करने के मुकम्मल इख्तियारात होते हैं। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में मकामी हुकूमतें मजबूत हुआ करती हैं, मगर पाकिस्तान में जब जब बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी हुआ
सूबाई हुकूमतें क़वानीन में तरमीम करके इंतखाबात को मुलतवी कर देती हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पिछले 10 साल से बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए हैं। पंजाब में 5 बार इंतखाबी कवानीन को तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 3 बार हल्का बंदियाँ की, 2 बार इलेक्टोरल ग्रुप्स की फहरिस्त भी तैयार हुई, मगर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का ये मानना है कि कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए सीरियस नहीं है। नाजरीन, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि पंजाब में आखिरी बार बल्दियाती इंतखाबात 21 अक्टूबर 2015 में हुए थे और उस वक्त की हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून थी और उसने कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए कवानीन के तहत मज़ीद बाइख्तियार निज़ाम लाने के लिए मई 2019 में 2013 का जो बल्दियाती इंतखाबी कानून था उसके तहत बनने वाली मकामी हुकूमतों को तहलील कर दिया था। आपको याद होगा, जिसे मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने तहलील शुदा मकामी हुकूमतों को फिर बहाल किया। पंजाब की मकामी हुकूमतों ने 31 दिसंबर 2021 को अपनी मुद्दत पूरी की, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की हुकूमतों में कई बार बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ, मगर बार बार कवानीन में तब्दीली करके लोकल बॉडीज इलेक्शन को मुलतवी किया जाता रहा। नाजरीन, आइन के आर्टिकल 140A के तहत ज़िलाई हुकूमतें बनाना सूबाई हुकूमतों की आइनी जिम्मेदारी होती है, जिन्हें सियासी, इंतज़ामी और मालियाती खुदमुख्तारी हासिल होती है। यानी सूबाई हुकूमतें अपने इख्तियारात तहसील, टाउन्स और यूनियन काउंसिल की सतह पर मुंतकिल करती हैं, जिसमें ज़ाहिर है आम आदमी को सहूलतें मिलने में, रिलीफ मिलने में आसानी होती है। स्ट्रीट लाइट्स हों, सीवरेज हो, ये इशू हों, गलियाँ सड़कें बनानी हों, तो अवामी राब्ते में रहने वाले जो उनके अपने इलाके के जो मकामी नुमाइंदे होते हैं, ज़ाहिर है वो फ़ौरन एक्शन करते हैं, फ़ौरन काम करवाते हैं। मगर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी जमहूरी हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार देने के हक़ में नहीं है। आज तक जितने भी बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम बने वो हमने देखा वो फ़ौजी आमिरों के अदवार में ही बने, जिसे हर आने वाली जमहूरी हुकूमत ने ख़त्म ही किया और लोगों ने हमेशा सराहा कि उस सिस्टम को, बल्दियाती जो सिस्टम होता है आमराना जो हमने देखे अदवार में, लोगों ने उसको हमेशा सपोर्ट किया। मौजूदा पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक जल्द कानून साजी की यकीन दहानी तो करवा दी है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने बल्दियाती एक्ट का हतमी मुसवदा कानून साजी के लिए पंजाब असम्बली को भी भिजवा दिया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों पर का जो एक प्रोसेस है उसको शुरू करवाएगा। तो सवाल यह है कि इस बार भी ये कानून साजी वक्त गुजरने का एक बहाना है या पंजाब हुकूमत वाकई इसमें सीरियस है? क्या इस बार पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे? कंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका। कंवर साहब, हमने सोचा कि एक बार फिर इस इशू पर हम बात करें, क्योंकि सूबाई हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ, पंजाब में बल्दियाती कानून बन नहीं सका, बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने की जिम्मेदारी तो डाली है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि कोई भी जमहूरी हुकूमत इसमें संजीदा नहीं रही है। तो एक बार फिर से जो कवानीन का ये सिर्फ बहाना है या आपको लगता है कि इस बार होंगे? जैसे कि हालात आपने बयान कर दिए हैं अपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में, वहाँ हिस्ट्री बयान कर दी है, तो ये बात दुरुस्त है कि हुकूमतें जो हैं हमारी, ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाने में संजीदा नहीं रही। हमारे तो जब केयर सिस्टम था हमारे पास, तो उस वक्त भी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम के बारे में बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर खतूत लिख रहे थे, तो उस वक्त बड़ी एक आइनी रुकावट पेश आ रही थी। उसको आइनी कानूनी रुकावट, वो कानूनी रुकावट ये थी कि बुज़दार हुकूमत ने बदनीति के तहत उन्होंने एक शिक शामिल कर दी कि जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होंगे वो बायोमेट्रिक और इसके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होंगे। तो इलेक्शन कमीशन का कहना यह था कि जब जनरल इलेक्शन के लिए हम तैयारी नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, तो बल्दियाती की कैसे करें? ये कैसे करें? बार बार उन्होंने कहा कि इस पर आप तब्दीली करें और अपने एक्ट जो है हमारा 103 उसमें तरमीम करें, लेकिन उन्होंने तरमीम नहीं की। बुज़दार हुकूमत भी ख़त्म हो गई, परवेज़ इलाही की हुकूमत ख़त्म हो गई। इसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई, केयर टेकर गवर्नमेंट, तो उस पर हमारा फैसला ये था कि हम इंतखाबात करवा दें लोकल गवर्नमेंट के, लेकिन गवर्नर पंजाब ने ये कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कानून साजी करने की मिजाज नहीं है, तो उन्होंने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। तो अब इन हालात को, अब ये बार बार इलेक्शन कमीशन
मौजूदा हुकूमत को बार कह रहा है कि आप इलेक्शन एक्ट 103 में तरमीम करके जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बायोमेट्रिक मशीन का जिक्र किया उसको हज़फ कर दें ताकि रास्ता तो ये तो मौजूदा जो हुकूमत है ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में तो थी नहीं, तो जब ये उस वक्त हक में नहीं थी तो अब तो इन्हें फौरन हज़फ कर देना चाहिए, अब तो किसी बात का उज़र बनना ही नहीं चाहिए। यही तो इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहे हैं ना, अब भी इनको यही कहा है कि आप उसमें तरमीम करें, वो तरमीम अभी तक नहीं करें। एक पैरी नशिस्त होगी जिसमें किसी सियासी पार्टी ने इख्तलाफ नहीं करना और वो बड़ी आसानी से वो तरमीम हो सकती है, लेकिन नहीं हुई। और यही तरमीम की आड़ थी इस्लामाबाद में जो इलेक्शन हो रहे थे लोकल गवर्नमेंट के, उस वक्त भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने बार बार कहा कि इसमें से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हज़फ कर दें, लेकिन प्रेसिडेंट अलवी साहब ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस हज़फ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान का कंवर साहब, एक ही बुनियादी वजह आपको क्या लगता है कि आप अग्री करते हैं, क्या यही बुनियादी वजह है कि जमहूरी हुकूमतें वसाइल अपने कब्ज़े में रखना चाहती हैं, पैसा अपने कब्ज़े में, फ़ंड्स अपने कब्ज़े में रखना चाहते हैं, इख्तियारात अपने कब्ज़े में रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहती इख्तियारात और वसाइल निचली सतह तक जाएँ? ये सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो हमारे आइन की आर्टिकल 140A की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है और किसी सियासी जमात या अपोजिशन जमात बाकी तो अपने मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो लेकर ये यहाँ बात नहीं करती कि जनाब आप लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात नहीं करवा रहे, ये आइन के आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है और आप पर आर्टिकल 6 लग सकता है। इसी तरह आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी चाहिए एक सख्त नोटिस जारी करे। नोटिस तो जारी किए हैं, लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी साहब आते हैं और कोई ना कोई रास्ता निकाल कर चले जाते हैं, तो इंतखाबात नहीं हो रहे लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो उनको तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी तो बार बार कहती थी इलेक्शन कराएं, इलेक्शन हुकूमतें भी तो बार बार कहती थी इलेक्शन कराएं आइन के मुताबिक, तो उनको तो प्रैक्टिस होगी इन चीज़ों की और बड़े अच्छे से प्रैक्टिस होगी। नहीं, इसमें सबसे बड़ा खेल तो वो खेला ना, देखे बात है कि जब काजी फायज ईसा साहब थे ना, आम जज, अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बने थे, ऑर्डिनरी जज थे वो, तो उन्होंने बड़ी जंग लड़ी कि लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होने चाहिए। जब इमरान खान की गवर्नमेंट ने पंजाब इलेक्शन को ख़त्म कर दिया था, वो पे एक बाकायदा रिट पिटीशन कर दी थी इन्होंने पंजाब के लोकल गवर्नमेंट के अफीसर के तमाम नाज़मीन ने। तो उस वक्त काजी फायज ईसा ने चीफ इलेक्शन कमीशन को तलब किया, काजी फायज ने ईसा ने सिकंदर सुल्तान राजा को, कि आप बताएं कि ये इन्होंने इंतखाबात जो मुलतवी इन्होंने कलदम करार दे दिए, तो आपकी क्या राय है? उनका मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी राय तो मैं नहीं दे सकता, पर एक आम शहरी की हैसियत से अपनी राय दें। तो उन्होंने कहा मेरी आम शहरी की राय यह है कि ये इमरान हुकूमत का फैसला गैर कानूनी था और इसको जो है इनको लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को लपेटना नहीं चाहिए था। उस पर काजी फायज ईसा हुक्म जारी किया कि आप 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन करवाएं, और उन्होंने अपने पंजाब गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट को बहाल कर दिया था। लेकिन बहाल तो कर दिया, लेकिन इख्तियारात तो नहीं दिए गए थे। लेकिन ये सारे मामले अब इलेक्शन कमीशन भी पंजाब हुकूमत को फौरी कानून साजी का ज़ायरा हुक्म तो ज़ायरा कर रहे हैं, तो इस हुक्म अदूली की कोई सज़ा भी है या नहीं? नहीं, बाकायदा चीफ इलेक्शन कमीशन वो तो बाकायदा आईनी और कानूनी तरमीमें जो हुई हैं हमारी पार्लियामेंट ने, उसके तहत तो बाइख्तियार कर दिया है कि वो हर मामले में जो है हुकूमत को तंबी भी कर सकते हैं, तलब भी कर सकते हैं, अपना एक्शन भी ले सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इमीडिएटली फौरी तौर पर जो है वो नोटिस जारी करें कि भाई आपने ये अभी तक कानून साजी क्यों नहीं कर रहे आप, उसमें सेक्शन 103 में जो लफ्ज़ हवज़ करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ताकि हम इंतखाबात करवा सके, तो जब भी इंतखाबात हो सके। लेकिन इसके साथ साथ एक नई बहस चल गई है पाकिस्तान के अंदर, वो आपने प्रोग्राम ने नहीं मेरा कॉलम पढ़ लिया होगा, तो वो अब ये लोकल गवर्नमेंट का छोड़ कर अब वो सूबे बनाने के बारे में कोशिशें हो रही है कि पाकिस्तान में कम से कम 15-20 सूबे बना दिए जाएं, ताकि लोकल गवर्नमेंट का है वो तो बाद में जाएगा। पहला फिलहाल तो अभी ये नई बैच शुरू हो चुकी है जिस पर मतलब इधर से तवज्जो हटाने के लिए आप नया शोशा छोड़ दें, जो हर बार होता है। तवज्जो नहीं हटा रहे, तो कोई तो कानून साजी तो हो रही है, बनेगा, सूबे तो बनेंगे। पाकिस्तान की सालमियत के लिए जरूरी है ये सूबा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त आतिशफशा के पहाड़ में बैठे हुए हैं। हम तो जनूबी पंजाब को भी सूबा बनने के कब से सुनते आ रहे हैं, हर हुकूमत ये बेड़ा उठाती है, लेकिन आप बताएं होता क्या है? कुछ भी नहीं।
लेकिन बहरहाल दोनों तरफ से बात चल रही है। फिलहाल तो लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान तमाम जमहूरी मुल्कों में लोकल गवर्नमेंट को बड़ी अहमियत दी गई है कि लोकल गवर्नमेंट के मामला जो तमाम दुनिया में अंदर तमाम छोटे मोटे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल तमाम इख्तियारात इन्होंने अपनी तलब कर लिए इन्होंने। अब काबीना तो बना दी, कोई 60-70 काबीना बन के, लेकिन वहाँ तरमीम नहीं हो रही कि लोकल गवर्नमेंट में सेक्शन 103 में तरमीम करें और उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हज़फ कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब आपका, माहिर कानून सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।